किसी सनसनीखेज फिल्म की तरह देखने वाले के असाब को मुसलसल तनाव में रखने वाले उन वाकयात का आगाज शाम 5 बजे टेलीविजन के खुसूसी न्यूज बुलेटिन से हुआ। रात 1:40 पर यह फिल्म अपने नुक्ताए अरूज पर उस वक्त पहुंची जब जनरल परवेज मुशर्रफ कैमरे के सामने आए। उस वक्त वो शदीद असाबी तनाव का शिकार दिखाई दिए। चुनाचे कैमरे बंद करके उन्हें जूस पेश किया गया और मशवरा दिया गया कि कुछ देर वो आराम कर लें। ये वाकयात 12 अक्टूबर 1999 के हैं, जब पाकिस्तान अचानक एक ऐसे दोराहे पर जा खड़ा हुआ जब तारीख में पहली बार इख्तियार न किसी आर्मी चीफ के हाथ में था और न रावलपिंडी कोर और उसके 111 ब्रिगेड के, जो हमेशा ऐसे मौके बरूए कार लाकर एक नए दौर की बुनियाद रखते हैं। इस बार तुरप का ये पत्ता कराची कोर और उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी के हाथ में था, जो चाहते तो पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा भी कर सकते थे। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी और मैं हूं साद सुहेल। पाकिस्तान टेलीविजन ने जब ये इत्तला नशर की कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर करके जनरल ज़ियाउद्दीन को ये मनसब सौंप दिया है, तो पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पर मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई बहुत सी फौजी छावनियों में सनसनी की लहर दौड़ गई और सीनियर फौजी अफसरान एक दूसरे से राब्ते में मसरूफ हो गए कि अब करना क्या है। इस मौके पर की जाने वाली टेलीफोन की चंद कॉल्स ऐसी हैं जिन्होंने हालात को वाज़े रुख देने में अहम किरदार अदा किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कराची के डायरेक्टर कर्नल इशफाक हुसैन ने अपनी किताब जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह में इन राब्तों की तफसील बयान की है। वाकयात की तरतीब के एतबार से पहला फोन कराची 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर तारिक सुहेल ने को कमांडर जनरल उस्मानी को किया, जिन्होंने अपने बॉस को फौज की कमान में की जाने वाली तब्दीली से आगाह किया। ब्रिगेडियर तारिक को यह इत्तला टेलीविजन से मिली थी। जनरल उस्मानी को दूसरा फोन वजीर आजम हाउस से किसी ने किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि वजीर आजम को आपके अलील बेटे की सेहत के बारे में तशवीश है और अगर आप चाहें तो इलाज के लिए उसे बैरून मुल्क भिजवाया जा सकता है। जनरल उस्मानी को तीसरा फोन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने किया और उनसे मशवरा चाहा कि अब क्या किया जाए। मुसल्लह अफवाज के इन दोनों जिम्मेदारान के दरमियान होने वाली बातचीत मुख्तसर लेकिन वाज़े थी, जिसके बाद जिसे भी जो करना था उसके जहन में कोई अभाम बाकी ना रहा। इस फोन कॉल के दौरान जनरल उस्मानी ने जनरल महमूद से सवाल किया, क्या ऐसी सूरत हाल के बारे में जनरल मुशर्रफ ने कुछ हिदायत दी थी? जनरल महमूद ने कहा, जी दी थी। जनरल उस्मानी ने कहा कि बस तो फिर इन हिदायत पर अमल किया जाए। जनरल उस्मानी और जनरल महमूद के दरमियान होने वाले इस मुकालमे से इस तासुर की नफी होती है कि फौज इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार न थी। इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ के कई बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अपनी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की बात की है, लेकिन इसी किताब में उन्होंने ये भी लिखा है कि जनरल अजीज जानते थे कि उन्हें क्या करना है। जनरल शाहिद अजीज को क्या करना था उसकी तफसीलात उन्होंने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में बयान की है और लिखा है कि निहायत एहतियात से पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया था, जिसकी तफसीलात काबिले एतमाद जर्नलों के लैपटॉप में भी मौजूद थी। जनरल उस्मानी को चौथा फोन थोड़ी ही देर पहले वजीर आजम की तरफ से नामजद किए जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन ने किया, जिन्होंने अपने तकर्रर और नई तब्दीलियों से आगाह करने के बाद उन्हें हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट पर जाकर जनरल मुशर्रफ का इस्तकबाल करें और उन्हें पूरे एहतराम से आर्मी हाउस पहुंचा दे। ये फोन बंद हुआ ही होगा कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इस बार दूसरी तरफ वजीर आजम नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे। उनका पैगाम मुख्तसर और वाज़े था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देने की कोई जरूरत नहीं और ये कि उन्हें आर्मी हाउस में कैद कर दिया जाए। इन राब्तों से ये तो वाज़े हो गया कि आने वाले चंद घंटों में जो कुछ भी होना है, जनरल उस्मानी का किरदार उसमें कलीदी है। लेकिन एक ही वक्त में मुतज़ाद इत्तलात, हिदायत और ख्वाहिशात के हुजूम में खुद जनरल उस्मानी के जहन में उस वक्त क्या हलचल मच रही होगी, इसका जिक्र किताब में नहीं मिलता। अलबत्ता वो एक मुख्तसर जुमला जो उन्होंने जनरल महमूद से कहा था उनके जहन को समझने में मदद देता है, यानी जनरल मुशर्रफ की हिदायत पर अमल दरामद होगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कराची के बरक्स रावलपिंडी में लोगों का जहन अभी भी वाज़े नहीं था। वो खास तौर पर जनरल महमूद का, जो जनरल मुशर्रफ के कराची में उतरने और उनके मुकद्दर के फैसले के इंतजार में थे।
यही वजह रही होगी कि जब जनरल उस्मानी ने जनरल महमूद से सवाल किया कि उन्होंने अपनी तरफ क्या इकदाम किए हैं तो उन्होंने नफी में जवाब दिया, लेकिन जब उन्हें यकीन आ गया कि जनरल उस्मानी मुकम्मल तौर पर जनरल मुशर्रफ के साथ हैं और हरकत में आ चुके हैं तो वो भी मुतहर्रिक हो गए। रावलपिंडी और कराची के दरमियान राब्तों के दौरान ही जनरल उस्मानी एयरपोर्ट पहुंच गए। IG सिंध राना मकबूल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अकबर अराई वहां पहले ही मौजूद थे और आपस में महवे गुफ्तगू थे। हमें एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए, IG ने अपने नायब को हिदायत की। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं क्योंकि फौज के दस्ते यहाँ मौजूद हैं, इसलिए खतरा है कि कार्रवाई के दौरान कहीं तसादुम ना हो जाए। DIG ने मशवरा दिया। जनरल उस्मानी के कान में जैसे ही ये मकालमा पड़ा वो खामोशी से वहाँ से हट गए। उसका मकसद शायद ये था कि पुलिस के आला हुकाम इसी तासुर में रहें कि फौज की भारी तादाद यहाँ मौजूद है, हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी। इसी दौरान उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इफ्तिखार से फोन पर राब्ता करके उन्हें दोस्तों समेत एयरपोर्ट पर जल्द पहुंचने की हिदायत की। जनरल उस्मानी एयरपोर्ट के रास्ते में भी एक बार राब्ता करके उन्हें ये हिदायत कर चुके थे, लेकिन उनकी अभी तक यहाँ आमद नहीं हो सकी थी। जनरल उस्मानी जनरल इफ्तिखार से बात करके फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पहुंच गए। इसी दौरान जनरल इफ्तिखार भी वहीं पहुंच गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यूसुफ अब्बास ने जनरल इफ्तिखार को बताया कि उन्हें हिदायत की गई है कि जहाज का रुख नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया जाए। जनरल इफ्तिखार ने अपना पिस्तौल निकाल कर उनकी गर्दन पर रखा और हुक्म दिया कि वो पायलट से उनकी बात करवाएं। जनरल इफ्तिखार के स्टाफ ऑफिसर ने जनरल उस्मानी को नवाब शाह वाली इत्तला फराहम की तो उन्होंने नवाब शाह राब्ता करके मुताल्लिका यूनिट को वहां पहुंचने की हिदायत की, लेकिन वहां मुतय्यन फौजी दस्तों और एयरपोर्ट के दरमियान फासला ज्यादा था, इसलिए उनका वहां बर वक्त पहुंचना मुमकिन न था। जबकि पुलिस की भारी नफरी नवाब शाह एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसे हिदायत थी कि जैसे ही तैयारा उतरे परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हंगामी कैफियत में फौरी फैसले की जरूरत थी क्योंकि जहाज नवाब शाह पहुंचता तो जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी यकीनी थी। लिहाजा उन्होंने तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ने की हिदायत की। इस दौरान में उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कॉकपिट में बुलाकर उन्हें भी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्हें तसल्ली दिलाई कि हालात कंट्रोल में हैं। जनरल मुशर्रफ और जनरल इफ्तिखार के पुराने घरेलू ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने जनरल इफ्तिखार से अपने कुत्तों के नाम मालूम करके मजीद तसल्ली कर ली कि उन्हें कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा। यूं जहाज बाहिफाजत कराची में उतर आया। जहाज लैंड हुआ तो ये जनरल मुशर्रफ ही थे जो सबसे पहले बाहर आए। जनरल उस्मानी और 2-3 दीगर मुसल्लह अफसरों ने सलूट करके उनका खैर मकदम किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ इसके बावजूद पूरे एतमाद नहीं थे। कुछ सोचकर उन्होंने जनरल उस्मानी से सवाल किया कि जहाज में उनकी अहलिया भी मौजूद हैं, क्या वो तैयारे से बाहर आ सकती हैं? जनरल उस्मानी का जवाब इस बात में था। उसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ अफसर मेजर जफर को हिदायत की कि वो बेगम साहिबा को तैयारे से बाहर लाएं। इस दौरान वो जनरल मुशर्रफ को लेकर VIP लाउंज पहुंच गए, जहां ताज़ा दम होने के लिए वो फौरन ही वॉशरूम चले गए। जनरल मुशर्रफ जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आए, जनरल उस्मानी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और उन्होंने कहा, मुझे हिदायत की गई है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर जनरल मुशर्रफ के चेहरे पर परेशानी अया हो गई। उनकी परेशानी को भांपते हुए जनरल उस्मानी ने फौरन ही उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बेफिक्र रहें सर, हालात काबू में हैं। उसके बाद वो उन्हें बाहर लाए और उन्हें उनकी गाड़ी पर सवार करा दिया। गाड़ी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का झंडा लहरा रहा था। गोया एक मरहला कामयाबी से तय हो चुका था, अब एक नई मुहिम दरपेश थी। को हेडक्वार्टर्स पहुंचते तक जनरल परवेज मुशर्रफ अपने जहन में बहुत से फैसले कर चुके थे। चुनाचे उन्होंने वहां पहुंचते ही हिदायत की कि उनका खिताब नशर करने के इंतजामात किए जाएं। इस मकसद के लिए ISPR की मकामी क़यादत यानी कर्नल इशफाक हुसैन की तलाश शुरू हुई। वो इब्तदाई चंद घंटों तक रावलपिंडी में ISPR की मरकजी कमांड से हिदायत हासिल करने के लिए राब्तों की कोशिश में नाकामी के बाद कोर कमांडर की रिहाइश का फ्लैग स्टाफ हाउस और आर्मी हाउस से होते हुए को कमांडर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि तकरीर लिखी जा रही है। चुनाचे वो उसे नशर कराने के इंतजामात में मसरूफ हो गए। उन्होंने PTV की रिकॉर्डिंग टीम को कोर हेडक्वार्टर्स भेजने की हिदायत की तो डायरेक्टर करंट अफेयर्स अतर वकार अजीम ने अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि ये काम इसी सूरत में मुमकिन है अगर वो खुद वहां पहुंचकर इसके इंतजामात करें। उस वक्त फौज ने PTV कराची की नाकाबंदी कर रखी थी। इस सूरत हाल में किसी का अंदर जाना और बाहर निकलना नामुमकिन था। कर्नल इशफाक वहां पहुंचे तो देखा कि टीवी का अमला गुज़िश्ता कई घंटों से वहां भूखा प्यासा महसूर था। उन्होंने गैर जरूरी अमले के वहां से निकलने के इंतजामात और दीगर लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त किया और हिदायत की कि टेलीविजन से यह ऐलान नशर किया जाए कि जनरल मुशर्रफ कुछ देर के बाद कौम से खिताब करेंगे।
अथर वकार अजीम ने इससे माजूरी का इजहार किया और बताया कि टीवी का सिग्नल बंद है, इसलिए वो कुछ करने से कासिर है। चंद मिनट के राब्तों के बाद कर्नल इशफाक टेलीविजन की नशरियात बहाल करने में कामयाब हो गए और इस तरह जनरल मुशर्रफ के खिताब की इत्तला नशर करने की राह में ये हायल रुकावट दूर हो गई। ऐलान नशर करने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब उन लोगों के सामने ये सवाल आन खड़ा हुआ कि जनरल मुशर्रफ किस हैसियत से कौम से खिताब करेंगे। कर्नल इशफाक लिखते हैं कि जब वो कोर हेडक्वार्टर से रवाना हुए थे तो उस वक्त तक ये सवाल उनके सामने नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब फैसले की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी है। इस मरहले पर उनके जहन में कई किस्म के ख्यालात ने यलकार की, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। चीफ मजीद चीफ नहीं रहे थे, वजीर आजम उन्हें बरतरफ करने के अहल थे, तो अब उनकी हैसियत है तो रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की असल पोजीशन क्या है? अगर कानूनी हैसियत से नहीं तो हकीकी तौर पर डिफैक्टो चीफ तो हैं। कोर हेडक्वार्टर जाकर किसी से मशवरा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल पूछने पर GHQ में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच से राब्ता किया जाना था और फिर एक लंबी बहस छिड़ जाती। कौम ये जानने की मुंतजिर थी कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है। वो मजीद लिखते हैं कि हम शायद मार्शल लॉ के नफाज में ताखीर तो कर सकते थे। माजी में उसकी मिसाल मौजूद थी जब चीफ ने चेयरमैन सेनेट को दावत दी कि वह सदर का ओहदा संभाल लें। शायद अब भी ऐसा हो जाए। हमने सोचा चलें चीफ को सोच समझकर फैसला करने का मौका देते हैं, शायद दानाई गालिब आ जाए। ख्यालात का ये सिलसिला थमा तो वो एक नतीजे पर पहुंच चुके थे। उन्होंने हिदायत की कि सिर्फ इतना ऐलान नशर किया जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम से खिताब करेंगे। आम हालात में अगर ऐसी इत्तला ज़बानी भी दी जाती तो काफी होता, लेकिन उस वक्त सूरत हाल गैर मामूली थी और टेलीविजन वाले बहुत मोहतात थे। यही सबब था कि उन्होंने ऐलान की इबारत लिख कर देने का मुतालबा किया। कर्नल इशफाक ने ऐलान जब अपने हाथ से लिख कर उनके हवाले किया तो उस पर दस्तखत करने का मुतालबा भी किया गया, जिसे पूरा करके ऐलान के रास्ते में हायल रुकावटें दूर की गयी। कर्नल इशफाक टेलीविजन की टीम लेकर खुद हेडक्वार्टर्स पहुंचे और रिकॉर्डिंग के इंतजाम शुरू कर दिए गए। इस दौरान में तकरीर भी तैयार हो चुकी थी। तकरीर कर्नल इशफाक के हवाले की गई कि एक निगाह वो भी इस पर डाल लें। जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में लिखा है कि मैंने तकरीर अपने हाथ से लिखनी शुरू कर दी। जब वो मुकम्मल हो गई तो साथियों ने उसकी मंजूरी दे दी। ये साथी कौन थे, किताब उनके बारे में खामोश है। कर्नल इशफाक ने सहाफी फारूक आदिल को बताया कि ये तकरीर मंगला कोर से ताल्लुक रखने वाले एक मेजर जनरल इकबाल ने लिखी थी। ये फौजी अंदाज में लिखी गई एक तहरीर थी, जिसे तकरीर की जबान में बदलने के लिए काफी मेहनत की जरूरत थी। कर्नल इशफाक ने जनरल उस्मानी को अपनी राय बताई तो उन्होंने कहा कि फौरन नई तकरीर लिख दो, जिस पर उन्हें बताया गया कि ये काम वक्त तलब है और अगर उन्होंने तकरीर जल्द तैयार कर ली तो भी उस पर नजरसानी की जरूरत होगी। नई तजावीज सामने आएंगी और इस तरह बहुत ताखीर हो जाएगी और कौम इंतजार की सूली पर टंगी रहेगी। फिर क्या किया जाए? जनरल उस्मानी ने उलझ कर सवाल किया, जिस पर कर्नल इशफाक ने तजवीज पेश की कि इकट्ठे बैठकर तकरीर तैयार कर ली जाए। इकट्ठे से उनकी मुराद ये थी कि उसमें 3 अफराद शामिल हों, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मुजफ्फर उस्मानी और कर्नल इशफाक। तजवीज से इत्तफाक कर लिया गया। जनरल उस्मानी ने जनरल मुशर्रफ को इस तजवीज से आगाह किया तो उन्होंने भी इसे पसंद किया, लेकिन जब ये लोग तकरीर लिखने बैठे तो एक चौथा शख्स भी दरमियान में मौजूद था। ये साहब मंगला कोर के मेजर जनरल इकबाल थे, जिन्होंने तकरीर का पहला मुसवदा तैयार किया था। इस तकरीर के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद अल्लाहु अकबर लिखा गया था। ये चारों अफराद एक ब्रिज टेबल के गिर्द बैठ गए। जनरल मुशर्रफ के ऐन सामने कर्नल इशफाक थे, दाएं जानिब जनरल उस्मानी और उनके सामने जनरल इकबाल। सब लोग बैठ गए तो कर्नल इशफाक से कहा गया कि अपने एतराजात बयान करें। कर्नल इशफाक ने पहला पैराग्राफ पढ़ा और उस पर एतराज किया कि अव्वल तो ये तकरीर की जबान नहीं और दूसरे उसका लबो लहजा अवामी के बजाय फौजी है, जिसके मुखातिब फौजी तो हो सकते हैं, आम शहरी नहीं। जनरल इकबाल ने इन एतराजात के जवाब में और अपनी तकरीर के दिफा में बात शुरू की तो जनरल मुशर्रफ ने कर्नल इशफाक के एतराजात को दुरुस्त करार देकर जनरल को खामोश करा दिया। उसके बाद कर्नल इशफाक ने वहीं बैठे बैठे मुतबादिल पैराग्राफ लिखकर सुनाया। जनरल मुशर्रफ ने उसकी मंजूरी दे दी। इस तरह पहली तकरीर के इब्तदाई 4 पैरे मुस्तरद और मुतबादिल पैरे यके बाद दीगरे मंजूर हो गए तो जनरल इकबाल मेज से उठकर कमरे के एक तरफ खड़े बाज दीगर अफसरों में शामिल हो गए और थोड़ी देर के बाद कमरे से भी बाहर चले गए। इस दौरान में एक एक पैरा करके कर्नल इशफाक तकरीर लिखते चले गए और उसकी मंजूरी मिलती चली गई। अब तकरीर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार थी, लेकिन अब सवाल ये दरपेश था कि जनरल साहब किस लिबास में तकरीर रिकॉर्ड कराएंगे। जनरल साहब उस वक्त फौजी लिबास में नहीं थे।
फैसला हुआ कि वो कमांडो की वर्दी में कौम के सामने आएंगे। चुनाचे किसी कमांडो को तलाश करके उसकी जैकेट ली गई जो जनरल साहब के साइज से काफी बड़ी थी, जिसे क्लिप लगाकर उनके जिस्म के बराबर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि जैकेट का साइज उनके जिस्म से बहुत ही बड़ा था, जिसका अंदाजा पहली ही निगाह में हो गया। यूनिफॉर्म पर उसे पहनने वाले का नाम भी होता है। जनरल साहब की यूनिफॉर्म पर उनका पूरा नाम होता था, यानी अंग्रेजी में परवेज मुशर्रफ। उस वक्त ये मुकम्मल नाम दस्तयाब नहीं हो सकता था, लिहाजा वहाँ परवेज नाम के किसी फौजी का बैज हासिल किया गया। ये नुमाइंदा उस तकरीर के चंद रोज के बाद किसी काम से आर्मी हाउस कराची गया तो वहाँ एक अफसर ने अपने मेज की दराज से ये बैज उसे निकाल कर दिखाया। जनरल मुशर्रफ ये तकरीर लेकर कोर कमांडर के दफ्तर में चले गए जहाँ रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया गया था। जनरल साहब से दरख्वास्त की गई कि वो तकरीर का पहला पैरा बतौर रिहर्सल पढ़ दें। जनरल मुशर्रफ ने इसे पढ़ा तो उनके लहजे पर सफर की थकन और असाबी दबाव के आसार नुमाया थे। यूं कर्नल इशफाक अब एक और मुश्किल मरहले से दो चार हो गए। फौज के सरबराह के सामने, और वो भी ऐसा जो अब मुल्क के सयाह सफेद का मालिक था। ये कहना आसान ना था कि वो असाबी तनाव का शिकार हैं। उसके बावजूद वो आगे बढ़े और उन्होंने जनरल मुशर्रफ से दरख्वास्त की कि उनके लिए जूस मंगवा लिया गया है। बराह करम वो इससे लुत्फानंदोज हों और अपने लहजे में तवानाई पैदा करने के बाद रिकॉर्डिंग कराने की एक और कोशिश करें। जनरल साहब इस मुतालबे पर चौंक गए और सवालिया निगाहों से जनरल उस्मानी की तरफ देखा। जनरल उस्मानी ने शाने अचकाए और कैमरों की तरफ देखते हुए कहा कि वक्ती तौर पर तो यही लोग अथॉरिटी हैं। जनरल मुशर्रफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसके बाद उन्होंने एतमाद के साथ तकरीर रिकॉर्ड कराई। रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई तो सबने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन एक इम्तिहान अभी बाकी था। टेलीविजन का एक अफसर कर्नल इशफाक के पास आया और सवाल किया कि तकरीर नशर करते वक्त क्या प्रोटोकॉल इख्तियार किया जाएगा। कैसा प्रोटोकॉल? क्या कौमी तराना बजाया जाएगा? ये एक निहायत पेचीदा और खतरनाक सवाल था। कर्नल इशफाक ने उन्हें बताया कि जनरल साहब अभी सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लिहाजा बेहतर यही होगा कि कौमी तराना ना बजाया जाए। यूं ये तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद ये तकरीर रात 2:45 पर नशर करने की नौबत आई। कर्नल इशफाक कहते हैं कि एक अलामत के तौर पर कौमी तराने के ना चलाए जाने और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सिर्फ आर्मी चीफ की हैसियत से उनकी तकरीर के नशर कराने के पसे पुश्त एक हिकमत ये भी पोशीदा थी कि मुमकिन है कि आगे चलकर दानाई गालिब आ जाए और 17 अगस्त के वाक़ये में जनरल असलम बेग ने जैसे चेयरमैन सेनेट को सदारत का मनसब संभाल कर मार्शल लॉ का रास्ता रोका था, ऐसी ही कोई सूरत अब भी पैदा हो जाए। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने अपनी तकरीर में अपने लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे का ऐलान करके ये रास्ता बंद कर दिया और यूं कौम एक ऐसे सफर पर एक बार फिर गामजन हो गई जिसका तजर्बा इससे पहले भी कई बार हो चुका था। इस ऑडियो स्टोरी की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं फारूक आदिल, जिनका तहरीर करदा आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com।